नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम इतिहास के अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 के अंदर हमने मुद्रण के बारे में जाना, मुद्रण की टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, यानी कि मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, जो कि चाइना से शुरू होकर जापान में पहुंचा, उसके बाद जापान से इटली में, इटली से यूरोप के अन्य देशों में और यूरोप से होते हुए अन्य महाद्वीपों तक पहुंचा। और मुद्रण के अंदर भी कैसे विकास हुआ, उसने कौन कौन से विकास के जो सीमाएं थी उनको अपनाया, कौन कौन से चरणों से होते हुए आगे बढ़ा, यानी कि मुद्रण की विशेषताओं के ऊपर मुद्रण ने कैसे एक नई दुनिया का निर्माण किया, इसके बारे में पढ़ा। आज का जो भाग 2 है, इसके अंदर हम भारत के पर्सपेक्टिव से, भारत के अनुसार देखेंगे कि मुद्रण की क्या जो प्रभाव है भारत के ऊपर रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में प्रिंटिंग की दुनिया। इससे पहले बच्चों अपने भारत से बाहर यानी कि चाइना, जापान, कोरिया, इटली और यूरोप के अन्य देशों में प्रिंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं हमारे भाग, इस अध्याय के भाग 1 में। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी यानी कि 1500 के आसपास की बात कर रहे हैं के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया। यानी कि भारत के अंदर जो प्रिंटिंग का बच्चों एंट्री हुई, प्रवेश हुआ, वो यूरोपीय कंट्री पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। और भारत में छपने वाली पहली किताबें कोंकणी भाषा। बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो पहली किताब छपी थी उसकी भाषा क्या थी, कोंकणी भाषा में थी। और 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 15-50 किताबें छप चुकी थी। ये बात आ रही है भी बच्चों कैसे भारत के अंदर किताबों की छपाई प्रारंभ हुई, सबसे पहले किस भाषा में किताबें छापी गई, उसके बाद क्या कैसे उसने अलग अलग जो चरण है वो तय किए थे। इसके बाद जैसे कोंकणी भाषा में होगी, कन्नड़ में होगी, उसके बाद तमिल भाषा। तो तमिल भाषा की पहली पुस्तक को कैथोलिक पादरियों ने कोचीन में 1759 में छापा था। उन्होंने मलयालम भाषा की पहली पुस्तक को 1713 में छापा। यानी कि अब भारत की अलग अलग भाषाओं के ऊपर अलग अलग किताबें छपना प्रारंभ हो गया था। कब तक बच्चों? 1713, 1759, यानी कि 18वीं सदी के अंदर भारत की हर एक भाषा के ऊपर अलग अलग प्रकार से जो किताबें हैं वो छपना प्रारंभ हो चुकी थी। और 1780 से बंगाल गैजेट, बच्चों ये एक प्रकार की पत्रिका थी, को जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने संपादित करना शुरू किया। यानी कि इस पत्रिका को कब शुरू किया बच्चों? बंगाल गैजेट को 1780 के अंदर। और किसने किया बच्चों? जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने। यानी कि एक जो पत्रिका के रूप में पहली जो किताब छपी भारत के अंदर वो कौन सी थी? बंगाल गैजेट। किसके द्वारा छापी गई? जेम्स ऑक्सटन हिक्की के द्वारा। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। हिक्की ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के बारे में गॉसिप भी छापी, यानी कि वो कैसी बातें करते हैं, उनकी छिपी हुई जो बातें थी उन सब के बारे में एक प्रकार की पत्रिका थी जो जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने छापना प्रारंभ किया था। और उस पत्रिका को नाम क्या दिया गया था? बंगाल गैजेट। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की को इसके लिए सजा भी दी, यानी कि उन्होंने अपने जो अधिकारी थे उनकी बातें बाहर लीक की उसके बारे में। और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबारों को प्रोत्साहन दिया ताकि सरकार की छवि ठीक की जा सके। यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर उंगलियां उठना प्रारंभ हो चुका था। अब ये बच्चों ये कुछ पत्रिका के हिस्से हैं जहां मैं आपको बात करूंगा क्या छपा हुआ था, देखेंगे। बंगाल गैजेट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। यानी कि ये संपादक बच्चों उसके कौन थे? बंगाल गैजेट के जेम्स ऑक्सटन हिक्की। और बंगाल गैजेट के बंगाल गैजेट ही पहला भारतीय अखबार था जिसने गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। और प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद मिली। लोग कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना
करने लगे थे। यानी कि इन किताबों के माध्यम से जब प्रचलन हो रहा था तो उसकी आलोचना भी शुरू हो चुकी थी। 1821 से राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। यानी कि ये राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित किताब थी या पत्रिका थी संवाद कौमुदी। कब? 1821 में। और इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने जो हिंदू धर्म की जो किताबें थी उनके ऊपर अपने विचार रखे और उन रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में बताना शुरू किया। और ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। और उस पत्रिका का नया नाम क्या था? चंद्रिका। 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जाम-ए जहांनामा और शमशूल अखबार। अब बच्चों धीरे धीरे भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बढ़ती जा रही थी, नई नई किताबें, नई नई पत्रिकाएं, नए नए अखबार आ रहे थे। अब उसी सीरीज के अंदर, उसी क्रम के अंदर 2 नए अखबार है जिनका नाम था जाम-ए जहांनामा और शमशूल अखबार। और उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बंबई समाचार। यानी कि अब अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्र छपना प्रारंभ हो चुके थे। और उत्तरी भारत के उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू किए। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी प्रतिलिपियां छपना प्रारंभ हो चुकी थी। 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। देखो बच्चों, रामचरितमानस जो थी एक भारतीय धार्मिक ग्रंथ किताब है, हिंदुओं से संबंधित धार्मिक ग्रंथ किताब है जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। अब उसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और 1880 के दशक से लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। यानी कि उस संस्कृत भाषा को कन्वर्ट किया आम बोलचाली के अंदर, कोंकणी के अंदर, कन्नड़ के अंदर, अलग अलग भाषाओं में, और उन्हें छापना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। यानी कि उन भाषाओं को ट्रांसलेट करके आगे छापना शुरू कर दिया। इस तरह से प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गए। इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से के लोगों तक भी पहुंचने लगा। इससे लोग एक दूसरे के करीब भी आने लगे। यानी कि कहीं ना कहीं एकता का भाव लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रिंट और महिलाएं, प्रिंट और महिलाओं के बीच क्या संबंध रहा उसकी बात करेंगे अपने। तो कई लेखकों ने महिलाओं के जीवन और संवेदनाओं पर लिखना शुरू किया। बच्चों ये हमेशा से चर्चित मुद्दा रहा है, महिलाओं पर लिखना। इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। अब बच्चों जब महिलाओं के बारे में लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं की रुचि इसमें बढ़ना स्वाभाविक था। तो मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी उनमें इस रुचि को बढ़ना भी स्वाभाविक ही था। तो कई ऐसे पुरुष आगे आए जो स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे, और कुछ महिलाओं ने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की, जबकि कुछ अन्य महिलाओं ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। यानी कि अब किताबों के माध्यम से जैसे पढ़ने की रुचि बनने लगी, पढ़ना सिखाया जाने लगा, तो अब कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी बढ़ावा मिलने लगा था। लेकिन पुरातन पंथी हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा से लड़कियों के दिमाग पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां धार्मिक ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसके अलावा और कुछ न पढ़े। यानी कि इनको पढ़ना तो आए पर वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही पढ़े, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की बुक न पढ़े। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी में प्रिंट संस्कृति का विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन हिंदी में ठीक तरीके से प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के दशक में हो पाई थी। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई बच्चों, जैसे कि आपको पता है पहली जो किताब छपी वो कोंकण भाषा की थी, उसके बाद कन्नड़, फिर तमिल, यानी कि धीरे धीरे, और अंत में 1870 के आसपास आते आते हिंदी भाषा में छपाई शुरू हो चुकी थी। प्रिंट और गरीब जनता,
जैसे बच्चों अभी हमने प्रिंट और महिलाओं का संबंध देखा, क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया तो महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया। अब प्रिंट और गरीब जनता के बीच में क्या संबंध रहा, तो मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें, यानी कि गरीबों तक किताबों की पहुंच को बनाया जा सके। और 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई और इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी और कई अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनके क्षेत्र में उनके प्रतिष्ठा बढ़ सके, ताकि लोग उन किताबों के अंदर, उन पुस्तकालयों के अंदर रखी किताबें पढ़ें और उनका सम्मान करें। प्रिंट और सेंसर 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। सेंसर मतलब बच्चों कई बार किताबों के अंदर किसी की आलोचना कर दी जाती है पर फिर भी वो किताबें लगातार चलती रहती हैं, पर बाद में सेंसर लगाया गया, यानी कि उन किताबों को जहां सरकार की आलोचना की गई थी बैन कर दिया गया। आज भी ऐसा होता है बच्चों कि अगर कोई ऐसी किताब या ऐसा नोट हो जो कहीं भी हिंसा को बढ़ावा दे सकता है तो उसको सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है। तो शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे, यानी कि थोड़ा बहुत काम चलता था पर उतने स्तर पर नहीं था। और 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। बच्चों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ छापा तो आपके प्रेस को बैन कर दिया जाएगा, यानी कि आप सिर्फ सरकार की अच्छाइयां ही छाप सकते थे। और इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में समाचारों और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकुत शक्तियां प्रदान कर दी, यानी कि आप उन समाचार पत्रों को रोक भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी, यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी भी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों ये था हमारा इस अध्याय का भाग 2। इस अध्याय के भाग 2 में हमने भारत के अंदर प्रिंटिंग के बारे में जाना और जैसे महिलाओं और प्रिंटिंग का संबंध देखा, प्रिंटिंग और जो गरीब तबके के लोग थे उनका संबंध देखा, कैसे प्रिंटिंग ने एक नई क्रांति लाई उसके बारे में जाना। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। अब हम मिलते हैं आगे के जो हमारे विषय हैं उनके साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।